नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में त्रिस्तरीय निकाय चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। सरगुजा जिला के अपर कलेक्टर सुनील नायक की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जिसमें ईवीएम मशीन में मतदान करने को लेकर तरीके बताए गए। आपको बता दें कि इस दौरान बताया गया कि मशीन में लाल रंग का बटन दबाने से वोट डला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार बटन दबाने से बीप की आवाज आएगी, जिसके बाद चुनाव अधिकारी को पता चल जाएगा कि मतदाता मतदान कर चुका है। इससे पूर्व वर्ष 2014 में ईवीएम के माध्यम से नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे और तब चुनाव में बैलेट यूनिट, दो अलग अलग बैलेट यूनिट इस्तेमाल किया गया था। तो उस मामले से यह इस तरह से पृथक है कि लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उसमें प्रत्येक वोटर्स को एक वोट डालने की आदत रहती है। और चूंकि ये M2 मॉडल की मशीन है, इसमें मल्टी पोस्ट बैलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में, नागरिकों के बीच में, वोटर्स के बीच में इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, ताकि अपने वोट का सदुपयोग करें और ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। सर, वीवीपैट नहीं होने से समस्या होगी, कहाँ वोट डालने पता नहीं चले, क्या इसके राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के माध्यम से वोट कराने का निर्णय लिया है। उसी निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग यहाँ पे वोटिंग कराएंगे। वीवीपैट मशीन नहीं होने से वोटिंग या फिर जिस भी व्यक्ति को वोट दे रहे हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बस कंफर्मेशन के लिए ही वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जाता है और उससे कोई वोटिंग या फिर कैंडिडेट्स के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने सभी वार्डों में नगर निगम अंबिकापुर, नगर पंचायत लखनपुर और नगर पंचायत सीतापुर, इस सभी वार्डों में वोटर्स को जागरूक करने के लिए हमारे द्वारा दलों का गठन किया गया है। और ये जो हमारी जागरूकता दल है वो सभी वार्डों के सभी प्रमुख स्थलों में, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे स्कूल हो या चाहे अन्य शासकीय भवन हो, वहां पर जा करके लोगों को 2 वोट डालने के संबंध में लगातार जागरूक कर रहे हैं। और हमने इससे पहले राजनीतिक दलों को और उनके अभ्यर्थियों को भी ईवीएम मशीन में 2 वोट डालने की प्रक्रिया को लेकर के अवेयर किया है। और हमारे यहाँ सभी प्रतिनिधि और सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी भी उस प्रक्रिया से काफी आश्वस्त है और हमें उम्मीद है कि आगामी चुनाव में भी जनता अपने पसंदीदा अभ्यर्थियों को वोट डालेगी। वो जागरूकता की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमारे संज्ञान में किसी भी तरह की भ्रांति अभी तक सामने नहीं आई है। ये बस ये है कि 2 वोट डालने हैं, इसको लेकर के जो भी वोटर्स हैं उनके मन में कोई कंफ्यूजन की स्थिति न रहे, उसको लेकर के हमारे द्वारा लगातार जागरूकता किया जा रहा है। इन दिनों नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार का दौर जारी है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी रतनपुर चुनाव प्रभारी वी रामा राव ने रतनपुर में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। उन्होंने रतनपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष बीजेपी प्रत्याशी लवकुश कश्यप के साथ वार्ड क्रमांक 5 में सघन जनसंपर्क किया। बता दें कि अध्यक्ष के साथ इस दौरान उन्होंने वार्ड प्रत्याशी सावित्री रात्रे के पक्ष में भी घर घर जाकर वोट की अपील की। बता दें कि श्री राम राव ने कहा कि रतनपुर में बीजेपी प्रत्याशियों को व्यापक जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की जनहितकारी योजनाओं जैसे महतारी वंदन योजना, आवास योजना के साथ केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार की तमाम योजनाओं के चलते लोगों ने एक बार फिर से कमल खिलाने का निश्चय कर लिया है। रामा राव ने कहा कि पार्टी ने उन्हें रतनपुर में बीजेपी पार्षदों और अध्यक्षों को जिताने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जिसके लिए वो लगातार रतनपुर के सभी 15 वार्डों में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने रतनपुर में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का भी दावा किया। अनिल एजेंसी तिफरा के संचालक अनिल केसरवानी ने आज हर खबर के साथ केंद्रीय बजट पर भारत सरकार की ट्रैक्टर अनुदान योजना पर खास चर्चा की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जो छोटा किसान है उसके पास, चूंकि छोटा है वो किसान, और सरकार जो है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों मिलकर उसको सहायता करने की प्रयास करते हैं, लेकिन छोटे किसान के पास मार्जिन मनी की दिक्कत हो जाती है। अगर जो सब्सिडी है उसी को मार्जिन मनी के रूप में अगर स्वीकार कर ले
तो आने वाले समय में छोटे किसान भी इसका लाभ लेकर एक समय में बड़े किसान बन सकते हैं। तो आपका ये कहना है कि जो एक 20% 25% की जो बाध्यता है मार्जिन मनी का, मार्जिन मनी उसको खत्म करके या तो 5% कर दे, हाँ, सब्सिडी को उस रूप में गारंटी के रूप में जमा कर दे। वैसा भी कर सकते हैं। अगर उसकी मार्जिन मनी जो है प्रोजेक्ट कास्ट का 5% ले ले, हाँ, या उसको जो प्रोजेक्ट कास्ट पे 5% ना लेकर जो सब्सिडी अमाउंट है हाँ, उसको मार्जिन मनी में वो कर ले समायोजन, हाँ। तो छोटे किसान भी धीरे धीरे बड़े किसान के समकक्ष पहुंचने लग जाएंगे। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे जो किसानी है वो लगभग एक फसली है, एक सीजन में किसानी करते हैं और फसल बेचने के बाद पैसा तब जाके वो किस बार पैसा पटाएगा। बाकी के अब समय में ये कैसे पैसे पटाएगा अगर वो फाइनेंस करा लेता है या सरकार जब उसको देती है। जहां तक अभी जो फाइनेंस वित्तीय सुविधा जो किसानों को मिल रही है वो एक फसली, और जहां तक बहुत सारे एरिया पे 2 फसली भी हो चुकी है, तो इनको 6-6 महीने के इंस्टॉलमेंट अंतराल में इनको इंस्टॉलमेंट पटानी रहती है। तो कुछ तो एक फसली के माध्यम से उनको जनवरी फरवरी मार्च जैसा वो चाहते हैं किसान वैसा उनको इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। दूसरा जो 6 महीने वो जो काम करते हैं बाजार में मार्केट में, उससे वो पैसा कमाकर अगस्त में छोटा किस्त रख के फरवरी में फसल आने पर बड़ा किस्त रखकर ऐसा वो ईएमआई पटा रहे हैं। एक बात जो किसानों से समझ आई थी कि अगर हर जिले में बीज विकास निगम ट्रैक्टर एजेंसी को नॉमिनेट करता है तो उनको सुविधा भी मिल जाती है बनिस्बत की अगर एक ही जगह सेंट्रलाइज किसी एजेंसी को अधिकृत किया जाए। इसमें क्या है, पहले जो बीज निगम में जो हर डिस्ट्रिक्ट में इसके डीलर हुआ करते थे हर ट्रैक्टर कंपनी के, लेकिन ये पिछले 4 साल से एक ही केंद्रीकरण हो गया है। छत्तीसगढ़ में एक प्रोडक्ट का मतलब एक कंपनी का एक डीलर, जिसके कारण से किसान जो है भटकने लगते हैं सर्विस के लिए। तो ये अगर हर डिस्ट्रिक्ट में हर डीलर अगर इसमें पार्टिसिपेट करे जैसे पहले होता था, तो किसानों को बड़ी सर्विस से लेकर हर चीजों में सुविधा मिलेगी। आप ये कहते हैं कि अगर वो हर जिले में उसी कंपनी का अगर डीलरशिप होगा तो उनको सर्विस भी बढ़िया मिलेगी और वो अपनी बात को अच्छे ढंग से कम्युनिकेट भी कर पाएंगे और एक तादात्म्य में बना पाएंगे। बिल्कुल सही कहना है आपका। इससे एक जगह केंद्रित होने से नुकसान क्या होता है? अब उदाहरण के लिए मान लीजिए रायपुर में किसी कंपनी का डीलर है, हाँ, और उसको बगीचा, हाँ, जसपुर, हाँ, किसी को जगदलपुर, हाँ, और किसी को राजनांदगांव, हाँ। डीलर तो रायपुर होना नितांत आवश्यक है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो सब्सिडी का एक पैमाना बनता है या जो सरकार पूरा एक देश के लिए बनाती है, हर राज्य के लिए अलग अलग बनाए तो उसका लाभ राज्य के किसान अच्छे से उठा पाएंगे, क्योंकि हरियाणा, पंजाब और यूपी किसान उन्नत हैं बनिस्बत छत्तीसगढ़ के। नहीं, सभी जगह किसान अब उन्नतशील किसान बन चुके हैं। हाँ। और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो स्कीमें होती है बहुत अच्छी है, और उसके इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है और उसका लाभ किसान कैसे उठाना चाह रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नई नीति क्या होना चाहिए, मतलब किसान को ज्यादा से ज्यादा मशीनीकरण का लाभ मिले? देखिए, अभी पेस्टिसाइड और खादों का जो हर खेत में जो डाल रहे हैं आज, किसान मशीनीकरण का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें, सरकार को इस दिशा में क्या करना चाहिए? आप कुछ खाद की बात कर रहे थे। जो मशीनीकरण के युग में जो मैंने पेस्टिसाइड और खाद का वितरण जो उसमें जो हो रहा है, खाद का उपयोग इतना ज्यादा हो रहा है कि जमीनें जो है वो कड़ी होती जा रही है, और इसमें आने वाले समय में जो ट्रैक्टर का 4 व्हील ड्राइव का जो है इस्तेमाल जो है ज्यादा से ज्यादा होने वाला है। किसान से कहूंगा कि 4 व्हील ड्राइव भी ज्यादातर ले वो, ताकि स्लीपेज मार मार के जो अपनी जल स्तर को जो है वो चिकना होने की वजह से वो ऊपर ही ऊपर 8-9 इंच पे ही रहता है, वो पानी अंदर रिसता नहीं, जिससे किस खेत जो है वो बहुत बुरी तरह हार्ड होते जा रहा है। इसलिए 4 व्हील ड्राइव का इस्तेमाल करें वो, और मशीनीकरण में बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, वो सब का इस्तेमाल करके वो लाभ उठा सकते हैं। प्रशिक्षित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? हालांकि किसान को सुविधाएं दे रहे हैं वो, और
उनके बहुत सारे कृषि जो सहायक हैं वो गांव-गांव जाते हैं और उनका काम ही वही है कि उनको प्रशिक्षित करें। तो जो कृषि सहायक है उनका ये अधिक प्रोडक्शन। आपका ये कहना है कि किसानों को प्रशिक्षित करने के पहले जो कृषि सहायक अधिकारी हैं या जो ग्राम सेवक है जो, हाँ, उनको पहले प्रशिक्षित करें कि आप मशीनों के बारे में पहले जानें। जी 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 जी। क्योंकि जब आप कहते हैं कि किसान को 4 व्हील ड्राइव का ट्रैक्टर लेना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि किसान को आज भी पता नहीं कि उसके खेत के लिए उपयुक्त कौन सा ट्रैक्टर है। बिल्कुल सही कहना है आपका। तो अगर ट्रैक्टर का 100% किसान को लाभ लेना है तो पहले वो ट्रैक्टर के विषय में भी जाने, प्रशिक्षण भी लें। बिल्कुल आपका ये बात सही है और आपका कहना उचित है। ये तो ये जो ग्राम सहायक होते हैं, जो कृषि सेवा अधिकारी होते हैं, पहले इनकी क्लास जरूरी है। बिल्कुल सही कहना है। नए बजट से क्या उम्मीद है? नए बजट में किसानों को जो सब्सिडी है वो ज्यादा से ज्यादा मिले और उनको जो है सब्सिडी उनके खाते में डायरेक्ट मिले ताकि बिचौलिया का काम खत्म हो जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। जो सरकार की योजनाएं हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिले। गंगालूर जिला पंचायत सीट से प्रत्याशी सोमलू हेमला ने नामांकन भरा। राजनीतिक दलों के बाद अब सर्व आदिवासी समाज भी समर्थन में उतर आया है। बता दें कि समाज और सभी पार्टी मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। गंगालूर जिला पंचायत सीट से चुनाव लड़ रहे सोमलू हेमला की चर्चा अब प्रदेश भर में हो रही है। गंगालूर सीट में अब सीधा मुकाबला बीजेपी के बी गौतम राव, राजू कमलू निर्दलीय और निर्दलीय प्रत्याशी सोमलू हेमला के बीच है। बता दें कि विधायक की ओर से कहा गया कि गरीब आदिवासी के मकान को षड्यंत्र करके तोड़वाया गया और उस न्याय की लड़ाई है। तन मन से समर्पित भाव से सोमलू के लिए काम करेंगे। विधायक ने कहा कि ये लड़ाई गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई है। सभी जनमानस को इस लड़ाई में आगे आकर साथ देना चाहिए। सोमलू हेमला के नामांकन में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कमलेश झाड़ी जी, जेसीसी के नेता विजय झाड़ी जी, सर्व आदिवासी समाज के यहाँ हमारे कमलेश पेजरा जी, श्रवण संडरा जी और कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम नेता और गंगालूर क्षेत्र के सभी हमारे वरिष्ठ ग्रामीण जन, माताएं बहनों के साथ में हम सब लोगों ने यहाँ पर सोमलू हेमला का नामांकन किया है। सोमलू हेमला स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में गंगालूर क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से सोमलू हेमला के साथ अन्याय हुआ है, ये गरीब आदिवासी ग्रामीण का मकान को कुछ लोगों ने तोड़वाया, षड्यंत्र करके तोड़वाया। आज सोमलू हेमला उस न्याय मांगने के लिए जनता के बीच में जा रहा है। हम सभी सोमलू हेमला के साथ हैं, तन मन समर्पित भाव के साथ उसके लिए काम करेंगे और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं और बाकी तमाम लोगों से भी कहना चाहते हैं कि इस पूरे लड़ाई में सोमलू हेमला के साथ दीजिए। ये लड़ाई गरीब और अमीर के बीच की है। ये लड़ाई जैसे हमारे कमलेश झाड़ी ने शोषित और शोषण जो करने वाले लोगों के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में बहुत से लोगों का जन समर्थन सोमलू हेमला के साथ है। हमारा भी जन समर्थन हम सोमलू हेमला को देंगे और आने वाला समय हम संयुक्त रूप से गंगालूर क्षेत्र में जाएंगे। सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और जो लोग भी यहाँ पर समर्थन देंगे उनके साथ जाकर उन क्षेत्रों में सोमलू हेमला के पक्ष में हम चुनाव प्रचार करेंगे और जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखेंगे। देखिए, सोमलू हेमला एक फ्रीडम प्रत्याशी है, स्वतंत्र प्रत्याशी है। इसको सारे राजनीतिक दलों का इनको हमने समर्थन दिया है। राजनीतिक दल हैं जैसे कांग्रेस है, सीपीआई है, जेसीजे है और तमाम सामाजिक संगठन है, बुद्धिजीवी हैं, इन सारे लोगों ने इनको समर्थन दिया है। आगामी विगत कई दिन पहले सोमलू हेमला के साथ वहां पे अत्याचार हुआ है जिसको न्याय भी नहीं मिला है। ये दरअसल लड़ाई शोषित बनाम शोषक का है और साम्राज्यवादी ताकत और सांप्रदायिकता के खिलाफ है, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है। हम इसके साथ हैं, इसके संघर्ष में हैं और सारे राजनीतिक दलों का, सीपीआई, कांग्रेस, जेसीजे का सबका समर्थन है और इनको हम जिताएंगे। कहने का यह है कि मेरे से अन्याय हुआ है, मेरे घर को तोड़ फोड़ किए हैं, तो उस तक मैं इस चुनाव पर उतर रहा हूँ मैदान में, तो इस खिलाफ में मैं लड़ने जा रहा हूँ। तो इस बिलासपुर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोदरी नगर पालिका परिषद में पदस्थ सीएमओ भारती साहू पर
शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। बता दें कि भारती साहू पिछले करीब 2.5-3 साल से बोदरी नगर पंचायत में पोस्टेड हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने उनका साथ देने के लिए उप अभियंता KN उपाध्याय पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि आरोप लगाए गए हैं कि वो अपनी ड्यूटी के अलावा बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं और आने वाले नगर पालिका परिषद चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। से ही ये भी पता चला कि वो रिलेटिव है वहां की जिनको नगर पालिका अध्यक्ष का कैंडिडेट बनाया गया हुआ है, सुनील साहू जी की वाइफ। और उसमें क्लियर दैनिक भास्कर का एक खबर है कि वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उन्होंने टिकट भी दिलवा दी। और मैं बिला से विधानसभा का भी इलेक्शन लड़ा हूं, तो पिछले 2.5-3 साल से कई बार मैं उनको रूबरू हुआ हूं और बहरे कानों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हाईकोर्ट का डंडा चला हो कि गायों के लिए आप ठीक ठाक कुछ करिए, उन्होंने सिर्फ मेक शिफ्ट किया। मैं खुद एक गौशाला चलाता हूं, मैंने ऑफर किया कि ये सोल्यूशन हम साथ में करते हैं। तो जब उनको पता चला कि ये जेन्युइन काम करने लगेगा तो हमारा पर्दाफाश होगा। पेपर में जो इतनी सारी ट्रैक्टरें और क्या क्या किए हैं वो सब नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हुई भारती साहू जी की बात। और उनके जो सहयोगी हैं KN उपाध्याय जी, वो भी करीब 5 साल से वहां पर पोस्टेड है। हमारे पास वीडियोज हैं कि कैसे जो नल जल योजना का काम किया जा रहा है वहां पर, उसमें ट्रैक्टर्स जो लगे हुए हैं, ट्रैक्टर्स में भी झंडे लगा के रखे हुए हैं बीजेपी के। तो इनडायरेक्टली तो उनको हमने बोला कि सर ये जबर चलेगा नहीं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको आश्रय है। रूबरू जो मेरे से ज्यादा झेले हैं विजय जी, जो वहां पर पार्षद भी रहे हैं पिछले 1 साल से, जब सरकार बदली है तो क्या उनका रवैया रहा है, विजय भाव और बताएंगे। 2 प्रमुख पदाधिकारियों का नाम दिख रहा है कि जो लगातार चुनाव को प्रभावित कर रहे हो, भाजपा के पक्ष में खासकर वोट वो करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये साजिशें यहाँ भी बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में भी चल रही हैं। और इस कड़ी में मैं चाहूंगी हमारे महापौर प्रत्याशी भाई खगेश चंद्राकर जी यहाँ उपस्थित है, वो बताएंगे कि किस तरीके से वार्ड क्रमांक 5 के जो हमारे प्रत्याशी हैं कुणाल खांडे जी, उनको किस तरह से तंग किया जा रहा है और किस तरीके से वहां पर भी जो वहां के प्रत्याशी है उनको एक गरीब दलित का बेटा जो है आंख में गड़ रहा है। के सामने चूंकि वो एक कांग्रेस विधायक की बहन है, इसलिए उनके प्रभाव में शायद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान में कांग्रेस की टिकट अपने रिश्तेदार को दिलाने में वो सफल हो गई नगर पंचायत बोदरी में, जिनका कोई दखल या योगदान नहीं है। अब उस प्रत्याशी को जिताने के लिए हर सरकारी मिशनरी का CMO भारती साहू द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके साथ में सहयोगी है कृष्णानंद उपाध्याय, KN उपाध्याय अभियंता। इनकी भी शिकायत लगभग भाजपा कांग्रेस सभी पार्षदों ने, सभी नेताओं ने पूर्व में की है कि ये धर्मलाल कौशिक जी के नजदीक माने जाते हैं। जब से इन्होंने नौकरी शुरू की तब से बिला विधानसभा के आसपास ही रहे। तो जो भी है इनके सामने आज की तारीख में CMO भारती साहू कांग्रेस के लिए अपने रिश्तेदार को जिताने के लिए, KN उपाध्याय अपनी वफादारी दिखाने के लिए, विधायक जी की वफादारी दिखाने के लिए, भाजपा के लिए जितने सरकारी मशीनरी है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और हर कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। इसकी शिकायत 3 दिन से कलेक्टर साहब के पास हम लोगों ने की है निर्वाचन आयोग को, उसके बाद भी 3 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तकलीफ ये है कि हमारे को जनता द्वारा खड़ा किया गया है। जनता के आदेश के बाद हम लोग मैदान में उतरे हैं और निश्चित तौर पे हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी, नई पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं। तो सत्ता शासन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और प्रशासन सबसे हम लोग को लड़ना पड़ रहा है। और जिस लड़ाई में जनता हमारे साथ है तो हमको उम्मीद है हम सारे जितने भी हमको यातनाएं दी जाएंगी उन सभी को झेल के आगे बढ़ेंगे। पिछला 5 साल भी आपका सरकार के खिलाफ रहा है और लगातार संघर्ष करते हैं। कैसा अनुभव रहा नगर पंचायत बोदरी में आपका? देखिए 15 साल भाजपा की सरकार रही, तब भी हमने संघर्ष किया, तब जेल गए, लाठियां खाई। उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही, तब भी मैं पार्षद रहा, तब भी संघर्ष करना पड़ा। चूंकि भारती साहू जैसी CMO जो 4th क्लास की CMO को हमारे यहाँ मुख्य नगर पालिका अधिकारी बना के भेजा गया, उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। संघर्ष की आदत पड़ चुकी है, अब आगे भी संघर्ष है, जो होगा जनता की अदालत में है, हम हर फैसले के लिए तैयार। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में आप पार्टी को लोग स्वीकार कर पाएंगे?
ये कोई भी कार्य निगम आयुक्त कर सकता है। अच्छा, आय बढ़ाने के क्या क्या वैकल्पिक साधन हो सकते हैं? वैकल्पिक साधन में बताया ना सर आपको, जल कर है, तो पारंपरिक है, वैकल्पिक बताइए। वैकल्पिक में सर अभी बहुत सारे जो चीजें हैं, हाट बाजार का हो गया, जो लोगों को अभी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है नगर निगम के जो कब्जे में तब्दील है, उसको अपन करके उसको बेच करके नहीं, बेचना नहीं है सर, मैं तो उसे आय के लिए एक बता रहा हूँ कि रेंटेड अपन डाल सकते हैं। नहीं तो 100 करोड़ तो 1000 करोड़ कैसे बनाओगे? बनेगा सर, धीरे से हमको एक बार मौका मिले। कितना धीरे, मतलब 5 साल 10 साल 15? एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दे करके देखें। अभी मतदाता के पास जाके आप क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं सर, शहर का विकास के लिए एक बार बदलाव के लिए। स्मार्ट सिटी की तरफ हो ही रहा है। स्मार्ट सिटी में क्या हो रहा है सर, स्मार्ट सिटी नाम का स्मार्ट सिटी है, वास्तविक स्मार्ट सिटी आम आदमी पार्टी आने की बात करेंगे। जैसे दिल्ली और पंजाब में हो रहा है, आप स्मार्ट सिटी के रोड को देख लो, ड्रेनेज सिस्टम को देख लो, स्मार्ट सिटी के रोड गड्ढे हो जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे अभी आज उसलापुर ओवरब्रिज के पहले देखे होंगे, ऐसे स्मार्ट सिटी में इंजीनियर होंगे जो जिनका प्लानिंग है, उस चौक में बनाने के बाद आज एक्सीडेंट हो रहा है, उससे आके गाड़ी टकरा जा रहा है। तो ऐसे सिस्टम से काम नहीं होता सर, स्मार्ट सिटी एक्चुअली स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। देखिए सर, आप जो कंस्ट्रक्शन हो चाहे विकास के क्षेत्र में जो निगम के द्वारा टेंडर जारी किया जाता है, उसका बजट हर 6 महीने 4 महीने में काम पूरा नहीं हो पाता और ठेकेदार एक एक्सटेंशन का लेटर लगाता है और निगम से बजट बढ़ जाता है। तो बजट पहले वर्क करिए, वर्किंग के हिसाब से आपका बजट देखिए, आप निकालिए। आज टेंडर जारी होता है, टेंडर जारी होने के बाद ठेकेदार 35% 40% बिलों में टेंडर उठा लेते हैं। तो कहाँ की ये सरकार के द्वारा सोची समझी साजिश है। निगम की आय कैसे बढ़ सकती है? कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जो निगम को पैसा आता है? निगम का सर बहुत सारे सोर्सेस है, जो संपत्ति कर है, जल कर है और बाकी सोर्सेस है। निगम प्रॉपर अगर कर एकत्रित करना चालू कर दे तो काफी फंड है जिससे बिलासपुर का विकास किया जा सकता है। सारी शक्तियां निगम आयुक्त के पास है, निर्वाचित परिषद क्या कर पाएगी? देखिए सर, मैं तो ये कहता हूँ कि जो कमिश्नर साहब है उनके साथ साथ महापौर का एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होता है, हमारे वार्ड पार्षदों का जिम्मेवारी होता है कि अपने क्षेत्र में विकास कैसे करें। और विधायक फंड से हो, सांसद फंड से हो, हर वार्ड में फंड आता है, बस वो फंड का उपयोग दिखता नहीं है अपने शहर के लोगों को, उसमें जमीनी स्तर पर नहीं दिखता। सारी शक्तियां जो हैं वो आयुक्त में निहित हैं, निर्वाचित पर शहर के लिए सर, शहर का विकास ही महत्वपूर्ण है, जो आज तक कांग्रेस और भाजपा शहर को नहीं दे पाया है। शहर में मोहल्ले क्लिनिक हो, शहर में शिकायत केंद्र हो, वार्डों में शिकायत केंद्र की समस्या हो, रोड की समस्या हो, नाली की समस्या हो। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे, साफ सफाई के नाम से निगम से करोड़ों रुपया का भुगतान ठेकेदार को किया जाता है। अपन देखेंगे तो जहाँ पे 150-200 लेबर का पेमेंट ठेकेदार को हो रहा है और 40 से 50 लेबर ही कार्य करते हैं फील्ड पे, तो सारी चीजों में हम सुधार लाएंगे। क्या विकल्प है इसका? विकल्प सर एक ही विकल्प है, जो जनता चाह रही है वो आम आदमी पार्टी है। सफल सफाई हो गया, हाइजीन हो गया, ये बात तो सही है कि स्वास्थ्य की समस्या जी। शिक्षा भी, शिक्षा का सर अभी आप देखेंगे नगर निगम के अंतर्गत संचालित होने वाले जितने स्कूल है, आज खंडहर के रूप में तब्दील हो रहा है, स्कूल के छत गिर रहे हैं। तो ये सारी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा आम आदमी पार्टी के द्वारा। स्कूल क्यों चलाने चाहिए सरकार को? सर देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर चाहे तो सरकार आज अपंग बना रहे हैं, लोगों को अपंग बना रहे हैं। पहले रमन सरकार आए, 8वीं तक पास करने के कर दिए। अब जो शिक्षक कर्मी हैं ड्यूटी नहीं जा रहे हैं। आज के डेट में अपन देखें तो पढ़ाई का स्तर इतना गिर गया है कि बड़े बड़े स्कूल में शराबखोरी हो रहा है, नशा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।